हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है। यस सर। चलो तो बच्चों, यस लास्ट सर। पार्ट पे पहुंच गए हैं। लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स टू, या फिर इसको हम बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पहले बता चुका हूँ। ये दोनों चैप्टर इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। आप केमिस्ट्री वाला पोर्शन आप देखोगे, इसमें थोड़ा ज़्यादा आएगा और आप कर भी लोगे आराम से। ठीक है, तो टॉपिक है आपका मॉडर्न फिजिक्स टू, या फिर इसको बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत अर्ली 20th सेंचुरी में हुई थी, जब क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बताया गया। तो उस समय थोड़ा हम स्मॉल लेवल पर हम फोर्स को कैलकुलेट करने लगे, जैसे एटम्स के अंदर किस टाइप के फोर्सेज होते हैं, इस टाइप के हम स्टडी करने लगे, जिसमें हमने सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में जाना। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम्स में होते हैं, उनके बारे में जाना, पॉजिट्रॉन के बारे में जाना, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स के बारे में जाना। ठीक है, वेवलेंथ के बारे में जाना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तो लगभग वही सेम चीज़ें, पर इस बार थोड़ा डिफरेंट तरीके से बाइंडिंग एनर्जी के बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है, तो आप देखोगे टर्म्स तो बहुत सारी सेम ही आ रही हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से आ रही हैं। कैसे आ रही हैं थोड़ा देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो देखो हमने न्यूक्लियस के बारे में जाना। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, एक तो सबसे पहले सेंटर ऑफ एटम होता है बच्चे, साथ साथ लिखते चलना, जहाँ पे सारा का सारा ऑलमोस्ट मास प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, पर वो एज कंपेयर टू द न्यूक्लियन मास क्या होता है बच्चों, नेग्लिजिबल होता है। दैट हैज ऑलमोस्ट मास ऑफ एटम कंटेन करता है। सारा का सारा मास ऑलमोस्ट यही कंटेन करता है, तो फिर चार्ज भी सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यही कंटेन करता है ना, हैव ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम। डिस्कवर तो हमने देखा था कि जब अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग हुई थी बच्चों, हमने एल्यूमिनियम लेयर पे गए थे, तो हमने देखा था कि कुछ पोर्शन बच्चों हमारा पास, बहुत सारा पोर्शन तो पास होने जाता है, कुछ पोर्शन टकरा के वापस आ जाते हैं, और जो टकरा के आए थे हमने माना था वो हैवी मास, और उसी हैवी मास को हमने क्या बोला था बच्चों, न्यूक्लियस बोला था। किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था इसके बारे में, है ना। फिर इसी न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं बच्चों, एक तो होता है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों, ये सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब कि नो चार्ज। नो चार्ज, चार्ज क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। मास होता है, हाँ मास तो होता है। मास होता है बच्चों न्यूट्रॉन का 1.674 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, जो ऑलमोस्ट वन एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है ना। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं N01। जीरो क्या, नीचे वाला पोर्शन हमेशा चार्ज बताता है बच्चों, ऊपर वाला नंबर बताएगा। ठीक है, मास एम। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को, यस और नो। यस सर। यस यस सर। सर। आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन के बारे में आप जानते हो, पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस ई के बराबर होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मास थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम, देखो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट
बराबर ही होता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे पी से, क्योंकि चार्ज है तो नीचे चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस चार्ज है तो +1, और ऊपर है बच्चों AMU के बराबर है तो 1, है ना। ये रिप्रेजेंटेशन है, बता चुका हूँ कैसे कैसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, हो गए यहाँ तक? यस सर। एटम को स्टडी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को भी स्टडी करनी ही चाहिए। मास सभी को पता है कितना होता है, 9.1 10⁻⁻31 kg। अगर इसको हम AMU से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1/1800 AMU के बराबर होता है, मतलब और छोटा हो जाता है। जो हम जीरो से इसको लगभग लगभग जीरो से रिप्रेजेंट, अप्रोक्सीमेटली जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है इसका, -1.6 10⁻⁻19 कूलम। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ध्यान से देखो, ई लेंगे, -1 चार्ज, और जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑलमोस्ट जीरो, मास इन AMU। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली, अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप ये वाली वैल्यू यूज कर सकते हो, 1/1800 AMU के बराबर। इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके साथ में पॉजिट्रॉन भी आएगा, मास सेम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, चार्ज पॉजिटिव चार्ज। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे इसको ई, -1 से हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, क्लियर है बच्चों? न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। पढ़ चुके सारा चीज आप तो केमिस्ट्री में, ये नहीं पढ़ा है कुछ भी? पढ़ा है ना ये सब? हाँ भाई, रेडियो एक्टिविटी है नहीं उसमें। यस सर, पढ़ा है थोड़ा बहुत। ठीक है। न्यूक्लियस को अगर मैं x मान के चल रहा हूँ तो नीचे होता है बच्चों Z, ऊपर होता है A। कई बार इस तरीके से भी लिखते हैं ZA। Z क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ये तो हम पढ़ चुके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिप्रेजेंट करता है ना। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? एटॉमिक नंबर। यस और नो? ठीक है। और A क्या होता है? A होता है मास नंबर, जो कि होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जानना, दैट विल बी A-Z, A-Z। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक सभी को? यस और नो? यस। यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे एक एटम ले लेते हैं, मान के चलो आर्गन ले लिया 1840। तो आप जल्दी से बता दोगे Z मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बच्चों? 18। मास नंबर है 40, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बच्चे आपके? A-Z, कितने आ गए? 22। ठीक है। और अगर मैं टोटल मास निकालना चाहूँ इन AMU, मैंने बताया था वो किसके ऊपर डिपेंड होता है बच्चे? A के ऊपर, मास नंबर के ऊपर होता है। तो कितना होगा? 22 × 1 AMU, तो कितना हो गया बच्चे? 22 AMU, सॉरी 40 लूंगा ना, 40, 40, ये है 40। क्लियर है बच्चों? ये और नो?
चार्ज होगा। अगर मुझे इसका चार्ज निकालना है सर, चार्ज तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, तो 18 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप सभी को पता ही है। मेरे ख्याल से अब हर चीज क्लियर हो गई, यस और नो, है ना? यस सर। Yes, sir. अब न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होता है? न्यूक्लियाई। तो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। पहला होता है बच्चों आइसोटॉप्स। क्या होते हैं आइसोटॉप्स? सर आइसोटोप वो होते हैं जिनका मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। नहीं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास अलग अलग होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है, डिफरेंट क्या होता है? एटॉमिक नंबर, अरे क्या बोल रहा, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, या फिर मैं बोलूं जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं बच्चों? सेम रहते हैं बस। तो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होते हैं? डिफरेंट रहते हैं। इसका मतलब कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है बच्चों? डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 6C12, 6C13, 6C14। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे Z कितना है बच्चों? 6 6 6। ए कितने हैं? 12, 13, 14। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 6, 7, 8। ठीक है, क्लियर हो गया? यस और नो? यस सर। सेकंड आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं बच्चों? इसका उल्टा ही होता है। सेम क्या होते हैं बच्चों इसमें? सेम होता है ए, दैट इज एटॉमिक मास। डिफरेंट क्या होता है इसमें? एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। सल्फर 16, 40, 17, 40, 18, 40, जेड, ए, ए माइनस है। देखोगे यहाँ पे 16 है, 17 है, 18 है, अलग अलग है, लेकिन डिफरेंस देखो। अच्छा डिफरेंस तो नहीं, वो देखो एटॉमिक मास 40, 40, 40। तो डिफरेंस भी अलग अलग ही होगा, 14, 13, 12। 24, 23, 22। ठीक है, लिख लिया बच्चों? यस सर। नेक्स्ट कौन सा होता है? आइसोटोन्स। क्या कहता है आइसोटोन्स? आइसोटोन्स क्या कहता है इस बार? इसमें ए माइनस है, मतलब कि सेम क्या रहेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन सेम रहेंगे, मतलब कि ए माइनस जेड सेम रहेगा। ठीक है, बाकी तो सब अलग अलग होंगे, मुझे बाकी से मतलब ही नहीं है, सेम ही रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 6C12, 7N13, 8 ऑक्सीजन, 14 जेड, ए माइनस जेड कितने? 6, 7, 8, 12, 13, 14। डिफरेंस 6, 6, 6। ए माइनस जेड क्या है बच्चे? सेम आइसोटोन्स। लास्ट और है, दैट इज आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स।
आइसोडाइफर्स में देखो क्या होता है बच्चों, आइसोडाइफर्स कहता है द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी सेम। ध्यान से सुनो, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी सेम। तो सेम क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, ए माइनस जेड से, और इसको जेड से। इसका मतलब कि ए माइनस टू जेड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका ए माइनस टू जेड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि यूरेनियम 92 238, थोरियम 92 34। जेड की बात की जाए तो बच्चे 92 90 है। ए की बात की जाए तो 238 234 है। ए माइनस जेड की बात की जाए तो 156 है, 144। ए माइनस जेड डिफरेंस निकालोगे तो मेरे ख्याल से आएगा 54। इसका डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 50। लिख ले बच्चे यहाँ तक सभी ने? Yes, sir. बाकी सो रहे हैं, जागे हुए हैं? हर जगह जागे हूँ। हुए हैं सर। Yes, sir. चलो, जैसा कि हम सबको पता है, जब हमने मॉडर्न फिजिक्स वन पढ़े तो हमने मानता कि जो न्यूक्लियस होता है उसका जो रेडियस होता है वो ऑलमोस्ट बच्चों फर्मी लेवल की रेंज में होता है, फर्मी मीटर की रेंज में होता है, जिसकी वैल्यू लगभग लगभग 1.5 या 1.2 भी होता है। ठीक है, फर्मी मीटर होता है 1.2 10⁻⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, अब इसमें होते क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में होता है कैसा, न्यूक्लियस में होते हैं सब प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अगर जब नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ने लग जाएंगे, ध्यान सुनो, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ने लग जाएंगे तो इसकी रेडियस भी तो बढ़ेगी, एक्यूमुलेट भी तो करना है उनको, रखना तो है, तो बढ़ेगा। तो उसका मतलब कि रेडियस चेंज होती रहेगी। इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस will directly proportional to A, that is mass at number। इनके ऊपर डिपेंड करेगा, मास नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। और वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, रेड सर्कल की फॉर्म में तो स्फीयर की फॉर्म में तो 4/3 पाई आर क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है। तो इसमें आर किसके प्रोपोर्शनल हो गया बच्चे, A⁻⁻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 ⁻
ठीक है, तो फिर आर किसके बराबर हो गया बच्चे, आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3। इसका मतलब कि अगर इफ ए की वैल्यू बच्चे 1 है, लाइक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो उसमें आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, आर नॉट की वैल्यू हमने निकाली थी, जो कि फॉर्मूला ये बताई मैंने, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो अगर जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ती रहेगी तो उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, 1.2 10⁻⁻15 ए रेज टू पावर 1/3। ठीक है, क्लियर है सभी को, Yes. यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी एक इजी वाला ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, 1327, ठीक है। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी न्यूक्लियस की, तो होगी आर नॉट
यही तो होता है ऊपर वाला, तो 27 रेज़ टू पावर 1/3, तो कितना आएगा 3 r0। 1.2 का 3 से करोगे तो 3.6 मीटर। ये आगे रेडियस किसकी, एल्यूमिनियम की। ठीक है, अब मैंने जब वॉल्यूम निकाल लिया है तो मुझे भाई डेंसिटी भी निकालनी चाहिए। क्या डेंसिटी भी डिपेंड करती है, डेंसिटी का आपको पता है, क्योंकि मास है, वॉल्यूम है, तो उसकी डेंसिटी भी होगी। तो लिखो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों, मास, टोटल मास अपॉन में टोटल वॉल्यूम। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बात कर, नॉट एटम। अब मास, सर मास तो सर होना चाहिए ए तो आना ही चाहिए, बिल्कुल मास नंबर। और सर मास ऑफ किसी एक का ले लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वो क्यों लेंगे सर, वो तो ए ले चुके हैं, तो हम किसी एक का ले लेंगे बच्चों। हमने एक का ले लिया, मास ऑफ न्यूट्रॉन का ले लिया, समझ में आ गया। आपको पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे, तो उनका मास ले लिया हमने, फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, ए इंटू एम एन। एम एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक एक न्यूट्रॉन का, उसको ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल मास आ जाएगा। समझ में आ गया, यस और नो। Yes. Yes, या sir. फिर न्यूट्री ले सकते हो, कैसे, जैसे कि Z इंटू एम पी प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, A-Z इंटू एम एन। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि एम पी किसके बराबर है, एम एन के बराबर है, तो देखो ये आंसर आ जाएगा, ए इंटू एम एन या ए इंटू एम पी। इस वजह से मैंने डायरेक्ट ले लिया। वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। क्योंकि ए अगर आपने लिया कंसीडर करके, तो मुझे रेडियस में भी r0³ इंटू A⁻³ 3⁻1/3 भी लेना पड़ेगा, है ना। क्योंकि याद करो अभी हमने निकाला था r क्या था, r0 A⁻1/3 था, तो 1/3 3, ये कैंसिल हो जाएगा और फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आ गया mn 4/3 पाई r क्यूब। इसका मतलब कि डेंसिटी पे बच्चों कुछ फर्क नहीं होता, डेंसिटी सेम रहती है। और एम एन हमने निकाला था, AMU था हमारा 1.66 10⁻⁻⁻27, 4/3 पाई 1.2 10⁻⁻15 का क्यूब। वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आती है बच्चे 2.3 10⁻17 kg/मीटर, ये आती है बच्चे। तो डेंसिटी कितनी ज्यादा है इसकी। क्लियर है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. आप बिलीव नहीं करोगे, अर्थ की डेंसिटी से बहुत ज्यादा है, अर्थ की डेंसिटी से बहुत ज्यादा है। तो सर अगर अर्थ की डेंसिटी से ज्यादा है, सोच देखो ध्यान सुनो, अगर अर्थ की डेंसिटी से ज्यादा है और अगर मैं अर्थ की जगह, ध्यान सुनो, अगर मैं अर्थ की जगह जितना अर्थ का मास है उतना उतना मैं न्यूक्लियस ले आऊं, ऐसे छोटे छोटे न्यूक्लियस ले आऊं, तो पता है कितनी रेडियस हो जाएगी उस न्यूक्लियस की, जो अर्थ की जो न्यूक्लियस से बनी है, इसी न्यूक्लियस से बनी है, उसकी रेडियस हो जाएगी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 मीटर रेडियस, बस सोचो। और हमारी रेडियस जब हमने पढ़े थे ग्रेविटेशन में, जो कि ऑलमोस्ट होती है 6.4 10⁻⁶ मीटर, न्यूक्लियस के केस में जाती है लगभग लगभग मेरे ख्याल से 190 180 के आसपास। निकाल भी सकते हैं, जैसे स्कूल में आ सकता है क्वेश्चन, तो उसके बेसिस पे निकालो, लिखो इफ अर्थ इज मेड अप ऑफ ओनली न्यूक्लियाई, if earth is made up of only nuclei, what should be its radius, if
मास टू बी कंसीडर 6 इंटू 10⁻24 kg, वही किसके बराबर है? मास ऑफ अर्थ के ही बराबर है। तो जब मास ले ही लिया बराबर, वो हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें किसको, क्योंकि हमने न्यूक्लियस लिया तो न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है? अभी देखे थे 2.3 10⁻17 और मास है 6 इंटू 10⁻24। वॉल्यूम, तुम वॉल्यूम की जगह लिख लो 4/3 πr³ तो r³ आ जाएगा 6 इंटू 10⁻24 इंटू 3/4 पाई 2.3 10⁻17। जब ये वैल्यू पुट करेंगे बच्चे तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आएगी 1/8, क्योंकि r³ भी है ना, r³ भी है तो क्यूब रूट भी करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू लगभग लगभग आएगी 183 मीटर। सोचो, कब? जब अर्थ को न्यूक्लियस, इसी न्यूक्लियस से चेंज कर। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? Yes, ठीक sir. है। सर Yes, sir. अब हम और बेसिक को जानेंगे, क्वेश्चन थोड़ा लेट ही स्टार्ट करेंगे, थोड़ा और हमें बेसिक को जानना है, ये भी बेसिक ही चल रहा है। चलो, कई बार हमें एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियाई के लिए भी बोल सकता है, या फिर अगर हमें जरूरत पड़ती है एग्जाम में तो कैसे होता देख। मान के चलो मिक्सचर है क्लोरीन का, जिसका एटॉमिक मास है 35, क्योंकि मास तो बच्चे एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड करता है ना, और 37 है। इसमें 80% ये है, 20% ये है। तो टोटल मिक्सचर मास या एवरेज मास क्या होगा इसका, अगर इस मिक्सचर का मुझे मास निकालना ऑफ मिक्सचर? तो बहुत ही सिंपल है, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते थे, कैसे करते थे? 80% ऑफ दिस, 20% ऑफ दिस डिवाइड बाय टोटल 100%। तो कैसे करेंगे? 80% ऑफ दिस, 20% ऑफ दिस डिवाइड बाय 100%। तो इसको करेंगे 0.8 इंटू 35, सॉरी 37, 35 ही है ये वाला 7, और 0.2 इंटू 37, जिसकी वैल्यू बच्चे आएगी 35.4। ये आ गया मास नंबर, आ गया। मास नंबर को AMU से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल। क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? Yes. उसके बाद अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन में हम घुसने की कोशिश करेंगे, उससे पहले एक निकालेंगे बच्चों एनर्जी मास इक्वल है। आप सभी को पता है, इसके बारे में किसने बताया था बच्चों? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला, ध्यान से समझना। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि अगर कोई भी बॉडी, ठीक है, अगर वो अपना मास लूज करती है, क्या करती है बच्चों? अपना मास लूज करती है, तो जो मास लूज किया है ना, जितना पोर्शन उसने उसने मास लूज किया है, वही पोर्शन बच्चों एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वही पोर्शन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर अगर कोई बॉडी में एनर्जी आ रही है या एनर्जी लूज डाउन कर रहा है, तो मतलब कि उसके जगह उसने क्या किया बच्चों? मास रिसीव किया है उतना ही पोर्शन का। पोर्शन इक्वलेंस है, इक्वलेंस ले रखा है। कितना पोर्शन है वो हमने फॉर्मूले से देखा। तो मतलब कि मास और एनर्जी बच्चों क्या है? इक्वलेंस है। अगर एक चीज लूज हो रही है, इसको मतलब दूसरी चीज उसके पास आ रही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ही है। इसका मतलब कि जितना स्मॉल अमाउंट ऑफ मास कन्वर्ट हो रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर वो मास ले रहा है तो एनर्जी लूज डाउन कर रहा है, और एनर्जी ले रहा है तो मास लूज डाउन कर रहा है। सर में आ गया बच्चों, यस और नो? ठीक है। तो इसमें जो Yes, sir. एनर्जी और मास है, दोनों इंटरचेंजेबल है। दोनों तरफ एरो लगा रहा हूं, इंटरचेंजेबल लिख लो। एनर्जी मास इक्वलेंस
is the concept that mass and energy are interchangeable. Mass and energy are interchangeable. That means mass can be converted into energy and vice versa. Mass can be converted into energy and vice versa. आप सभी को पता है यहाँ पे E क्या है? एनर्जी, मास, स्पीड ऑफ लाइट का क्या है बच्चों? स्क्वायर। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी अगर थोड़ा बहुत याद हो तो क्या बोला था कि जैसे जैसे बच्चे ऑब्जेक्ट जाएगा तो अगर वो हाई स्पीड में जाएगा तो उसकी मास क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा, है ना? पढ़ा था ना? और जब वो स्पीड ऑफ लाइट से जाएगा तो उसका मास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। याद करो तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बताया था हमने। तो अगर v की वैल्यू बढ़ती रहेगी तो ये दोनों बराबर बराबर, तो 1 - 1 ये मल्टीप्लाई में आएगा। 1 - 1 जीरो, जीरो हो जाएगा तो मास ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। ठीक है, क्लियर है? Yes. अब मुझे निकालना है एनर्जी इक्वलेंस ऑफ वन एटॉमिक मास। लिखो, फाइंड एनर्जी ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट। अभी बताया था वन एटॉमिक मास यूनिट में मास कितना होता, हमने लिखा था 1.66 10⁻⁻27 का 3 × 10⁸ का स्क्वायर था। और ये वैल्यू पूरी कैलकुलेशन करके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आती है अच्छा ये तो फिर जूल में आएगी। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो आपको क्या बताया था? इसको आप 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो फिर इसकी वैल्यू आती है ऑलमोस्ट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा, ये मेगा, मेगा का मतलब 10⁻⁶। ये बच्चों थोड़ी वैल्यू ना हर एक बुक में या एग्जाम में वेरी करती रहती है। कहीं ये बुक में अच्छे से कैलकुलेशन करने के लिए तो यही वैल्यू ही है, कहीं बुक में इसको 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी यूज कर रखा है। एग्जामिनर कई बार 931 भी दे देते हैं, तो जो गिवन हो वही लेना है। ठीक है, जो गिवन हो वही लेना है। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू 931.5 है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? यस और नो? Yes. अब निकालेंगे किसकी? एक इलेक्ट्रॉन की। लिखो, फाइंड एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अरे सर एक चीज बताओ, ये तो mc² हो गया, आपने एक एटॉमिक यूनिट के तो निकाल चुके हो। आपने बताया था वन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 1 AMU डिवाइड बाय 1800 के बराबर होता है। तो क्यों ना मैं इसको AMU लिखूं, c² लिखूं। ये वैल्यू मैं निकाल ही चुका हूँ, इधर निकाल चुका हूँ। 31.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 1800। फिर फर्दर डिवाइड करूंगा तो बच्चे इसकी वैल्यू आती है 511 किलो में आती है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ये भी याद कर सकते। क्लियर है? क्लियर हो गया बच्चे? Yes, sir.
नेक्स्ट आता है बच्चे न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, ये जो हमने फोर्स पढ़ा है ना बच्चों, जितना भी अब तक हमने फोर्स पढ़ा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। याद करो हमने पढ़ा था उसके अंदर, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर फोर्स होता है डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, डज नॉट डिपेंड्स डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। दूसरा, सर आपको पता है इसमें न्यूट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे, तो इनके आपस में क्या होता है बच्चों? फोर्स होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकता है। तो इट एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियॉन्स का समझते हो ना? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन, तो उनके आपस में होता है, बोल सकते हो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में। तीसरा, एट्रैक्टिव फोर्स होता है। चौथा, अट्रैक्टिव होता है। हमने देखा था अभी तक जब भी एफ का जो फोर्स आ रहा था 1 अपॉन में आर स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ फोर्स देखा था हमने, हमने ग्रेविटेशन फोर्स देखा था। यहाँ पे बच्चों जो होता है वहां पे आर इज टू पावर हाइयर होता है, यहाँ पे हाइयर पावर होती है। इसकी वजह से बच्चे नीचे आर है, आर तो वैसे बहुत छोटा है, 10⁻⁻15 देखा था आपने, तो उसकी भी हाइयर पावर है। इसका अलग कि सोचो, हमने बताया था ना सबसे लार्जेस्ट जो फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स से होता है, सबसे ही लार्जेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होता है इस वजह से, विश्लेषण की वजह से। और शॉर्ट रेंज फोर्स भी क्यों, आर की वैल्यू तो भाई फर्मी लेवल फर्मी मीटर में आ रही है। शॉर्ट रेंज फोर्स होता है और लार्जेस्ट फोर्स होता है। और यही फोर्स बच्चों रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। सर ये कैसे? अब इसको समझते हैं। करें? Yes, लिख sir. लिया बच्चे यहाँ तक? Yes, sir. लिख लिया. मान के चलते हैं बच्चे कि एक न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इनके बीच में आपस में फोर्स है ना? आपस में क्या है? फोर्स है। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं, बाहर से एनर्जी भी आ रही है, तो उसकी वजह से बच्चे इसके पास एक एक्सटर्नल फोर्स भी आएगा। लेकिन वो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा ना, अगर मैं इसको वेक्टर में देखूं, वो इन सब के इंटरनल फोर्स से या तो कम होगा या बराबर ही होगा। इंटरनल फोर्स के या तो बराबर होगा या तो फिर इनसे कम होगा। ठीक है? कम होगा या तो फिर बराबर होगा। तो ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आपको पता है जब फोर्स बराबर ही हो गया तो नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा तो बाहर निकल नहीं पाएंगे, स्टेबल रहेंगे। स्टेबल रहेंगे तभी तो है न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, इनको स्टेबल बना के रखता है। अगर गलती से इंटरनल फोर्स कम हो गया, खुद सोचो, अगर इंटरनल फोर्स कम हो गया, इंटरनल फोर्स कम होने से एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो नेट फोर्स ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों स्टेबल अनस्टेबल बन जाएगा। और आपको पता है जब भी अनस्टेबिलिटी बन जाती है तो टूटता है ना, आपने केमिस्ट्री पढ़ रखा है, जब भी कोई भी न्यूक्लियर या एटम अनस्टेबल हो जाए तो वो क्या करता है, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो यही तो यूरेनियम और थोरियम में हुआ, आगे जाके हम जो पढ़ेंगे
कि कोई भी अगर वो अनस्टेबल बन जाते तो क्या हो जाता बच्चों, वो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, टू डिफरेंट न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। यस और नो। तो इसका मतलब कि जो इसका इंटरनल जो फोर्स होता है वही स्टेबिलिटी के रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये इंटरनल फोर्स कम हो गया तो अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से? क्या ये बात अच्छे से क्लियर चली गई माइंड में सभी को? Yes, sir. है ना? तो इंटरनल फोर्स क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा या बराबर होना चाहिए एक्सटर्नल फोर्स। पर मान के चलो, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बोलते हो कि बड़ा हो जाए, जैसे मान के चलो हैवी न्यूक्लियस है। सर हैवी न्यूक्लियस का मतलब जिसमें ए की वैल्यू ज्यादा है, लार्ज वैल्यू है। सर ए का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा साइज का है। तो भाई साइज भी तो बढ़ेगा, रेडियस भी तो बढ़ेगी। हम देख चुके हैं ए की वजह से रेडियस भी तो बढ़ती है, सब बढ़ती है। तो गैप ज्यादा हो जाएगा। गैप ज्यादा होने से, मान के चलो गैप ज्यादा होने से क्या हो जाएगा बच्चे, दोनों के बीच में फोर्स कम हो जाएगा। क्यों सर कम क्यों हो जाएगा गैप ज्यादा होने से? ये देखो हमने देखा गैप ज्यादा हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गैप ज्यादा होने से क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स कम हो जाएगा। तो देर में भी चांस कि दैट विल बिकम अनस्टेबल, और जब भी अनस्टेबल होगा तो वो स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। दीज आर स्मॉल न्यूक्लियाई। और साथ में एनर्जी रिलीज करेंगे, जो अभी थोड़ा हम आगे जाके समझेंगे। अभी तक यहां तक समझ में आ गया बच्चों? यहां तक क्लियर हो गया? Yes, sir. तो लिख लो, इफ ए हैवी और लार्ज न्यूक्लियस becomes unstable, then it will disintegrate into small nuclei and get stable. If heavy or large nucleus becomes unstable, then it will disintegrate into smaller nuclei and becomes stable. This process is known as radioactivity. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट छोटा सा एक और टॉपिक आता है, मास डिफेक्ट। बच्चों मास डिफेक्ट क्या कहता है? देखो, ये कहता है मान के चलो कि कोई भी एक एटम है या न्यूक्लियस है। एग्जाम्पल के तौर पे हीलियम ले लिया। हीलियम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 4, मतलब कि दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन, और जो कि न्यूक्लियस में। तो मैं इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये है मास ऑफ हीलियम, यहाँ पे लिख लो, मास ऑफ हीलियम एटम। सर एटम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ने की कोशिश करें तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? खुद करके देखो। इसके जब मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, कि 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन का ऐसा मास होगा 2 × 9.1 10⁻³ और खुद में कितना है, इनमें 4 है। तो इसका होगा 4 × 1.66 × 10⁻⁻⁻⁹ सॉरी -27। और उसमें से अगर मैं केवल ये मास जोड़ भी दूं तो फर्क थोड़ा पड़ेगा, वो तो 0.00 में ऐड होगा। मतलब ये कुछ इस तरीके से ऐड होगा। 18 आ गया ना, लगभग 18, 0.0018 है, 18 इतना ऐड होगा। तो बताओ फर्क थोड़ा पड़ेगा इसमें, यस और नो? फर्क थोड़ा पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली न्यूक्लियर के मास को
डायरेक्टली मास ऑफ एटम भी बोल सकते। समझ में आ गया बच्चों? क्या ये बात समझ में आ गई? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो ये कहता है मास डिफेक्ट क्या कहता है, जब हम मास निकाला हमने किसका, हीलियम एटम का, विद इलेक्ट्रॉन निकालो या इलेक्ट्रॉन से नहीं निकालो, अगर हम इनका इंडिविजुअल मास देखते हैं ना बच्चे, तो दोनों का डिफरेंट आता है, दोनों का डिफरेंट आता है, दोनों का डिफरेंट आता है। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा अगर आप एग्जैक्टली भी निकालने की कोशिश करो तो इसको मैं बोलूंगा मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस स्मॉल एम है कैपिटल एम। तो इन दोनों के डिफरेंस को, ये थोड़ा ज्यादा वैल्यू होती है, ये कम होती है, तो इन दोनों के डिफरेंस को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। मास डिफेक्ट डेल एम किसके बराबर होता है, ध्यान से देखो, मैं भी जनरल फॉर्मूला भी निकालेंगे, पहले इसका देखते हैं। टू मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, अब मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस में कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा मास ऑफ हीलियम एटम माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? देख लो यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। कई बार एग्जामिनर बच्चों प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो मास दे देगा, लेकिन हाइड्रोजन का दे देगा, हाइड्रोजन का मास याद करो। हाइड्रोजन क्या होता है सर, हाइड्रोजन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल है तो एक ही प्रोटॉन होगा। तो जो हाइड्रोजन का मास होगा, ध्यान सुनो, जो हाइड्रोजन का मास होगा, पूरा हाइड्रोजन का मास जो होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन। यस और नो? मानते हो कि नहीं मानते? भाई जो हाइड्रोजन का मास होगा वही तो मास ऑफ प्रोटॉन होगा कि नहीं? Yes. लेकिन इसमें वो भी तो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन भी मान लेके चल लो, अगर आपको स्मॉल क्वांटिटी कंसीडर करना तो ये भी मान लो। तो इसका मतलब कि जो मास ऑफ प्रोटॉन हो गया किसके बराबर हो गया, वो हो गया मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कई बार वो ये देता है आपको चीज, ये नहीं देगा डायरेक्टली, डायरेक्टली देगा तो वैल्यू पुट करो आंसर आ गया, ऐसे नहीं देगा, मास ऑफ हाइड्रोजन में देगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस एटम, यह है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2 टाइम्स एम, और ये सब, ये 2 me माइनस में है, ये माइनस माइनस प्लस 2 me है, तो ये पोर्शन तो कट गया, तो देखो बचा क्या, 2 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ध्यान से सुनो, ये अगला क्या है, 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ हीलियम एटम, मास ऑफ हीलियम एटम। तो कैपिटल एम है मास ऑफ एटम, स्मॉल वाले हैं या तो न्यूक्लियस का होगा, या तो न्यूट्रॉन का होगा, या तो प्रोटॉन का होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर अब? Yes. तो Yes, अगर sir. मैं इसको एक्स मान के चलता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, एक्स है, जेड है, ए है, तो पहले जल्दी से पता तो कर ले इसमें क्या क्या है। सर मैं बोलूंगा यहाँ पे एक तो जेड नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन है, तो यहाँ पे होगा जेड एम पी, और न्यूट्रॉन है सर ए माइनस जेड एम एन। तो मास डिफेक्ट कितना आएगा सर, मास डिफेक्ट आएगा देखो, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब फिर वही बात, सर हमें तो मास ऑफ प्रोटॉन नहीं गिवन है, ये गिवन है, यहाँ तक खत्म है बस, या फिर अगर जैसे कि मास
मास ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है, तुम कैसे करेंगे? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसमें से ही एक माइनस कर दो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही हमें एक मास ऑफ प्रोटॉन दे देगा, सिंगल मास ऑफ प्रोटॉन दे। जेड तुमने बाहर मल्टीप्लाई कर ही दिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसमें देखो, अगर वो मास ऑफ एक्स एटम देता है तो उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस करने पड़ेंगे। अब आपको पता है कि सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तभी कितने होंगे सर, क्योंकि एटम में आयन या कुछ ऐसे गिवन है तो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा तो मतलब जितने नंबर ऑफ चार्ज पॉजिटिव उतने तो मतलब चार्ज नेगेटिव, मतलब कि जेड जेड के बराबर होगा। फिर वही बात हो जाएगी, देखो ये माइनस जेड एम ई बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस जेड एम ई बन जाएगा, फिर से कैंसिल होगा तो फाइनल रिजल्टेंट आ गया। फॉर्मूला रटना नहीं है, प्रोसेस समझना है कैसे कैसे हम कर रहे हैं। फॉर्मूला तो याद हो ही जाएगा आपको, 3-4 बार करोगे, 5-6 बार क्वेश्चन करोगे, फॉर्मूला तो याद हो ही जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. तो एक्चुअली में है क्या, लिख लो। मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस ऑफ मास, मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस ऑफ मास बिटवीन masses ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस, इन दोनों का क्या है, डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, Yes, sir. अब लिखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, हमने तब एटम पढ़े थे बच्चों, ये है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, जब हमने एटम पढ़े थे तो हमने ये देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर वो अपनी स्टेट से एन रेज टू पावर इन्फिनिट स्टेट पे चला जाए, है ना, ये देखा था ना हमने, अगर भाई अपनी स्टेट पर घूम रहा है और वो कहाँ पहुंच जाए, एन इक्वल टू इन्फिनिट पहुंच जाए, तो उसी जितनी एनर्जी उसको रिक्वायर होगी वही बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं एग्जैक्टली exactly। यहाँ पे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, और यहाँ पे समझो क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कि मान के चलो एक न्यूक्लियस है, हाइड हीलियम ही मान के चल लेते हैं, ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, एक न्यूक्लियस है बच्चे, अगर मैंने इसको बाइंडिंग एनर्जी दी तो ये क्या करेगा, अनस्टेबल होने के बाद ये टूट जाएगा बच्चे, टूट जाए, सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी है जिसके बाद बच्चों जो मिनिमम एनर्जी है रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, और वो किस में टूट जाएगा बच्चों, किस में टूट जाएगा, न्यूक्लियॉन्स में टूट जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स में टूट जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, यस और नो? Yes. अब देखो तुम्हें यहां से कॉन्सेप्ट होगा मास एनर्जी इक्वलेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अभी तो मैं लिखवाऊंगा, अभी पहले समझ लेते हैं। मुझे बताओ न्यूक्लियस का मास ज्यादा था कि न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा था, किसका मास ज्यादा था, किसका मास ज्यादा था, अभी हमने देखा था, न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा था कि न्यूक्लियस का मास ज्यादा था, है भाई, वंश शौर्य, किसका मास ज्यादा था? दवन्ने कुछ पूछ रहा हूं, जवाब नहीं आया अभी तक, है? न्यूक्लियस होना चाहिए सर। किसका? Nucleus. न्यूक्लियन। न्यूक्लियॉन्स का ज्यादा होना चाहिए मास, हाँ ठीक है। जी।
तो समझो यहां पे देखो, इस न्यूक्लियस ने एनर्जी ली और इसके पास एक्स्ट्रा मास आ गया। समझ में आया? एनर्जी मास इक्वलेंस। इसने एनर्जी ली और इसके पास एक्स्ट्रा मास। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? इसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी मास इक्वलेंस। तो जो एनर्जी ली थी ना, उसी के इक्वलेंस उसका मास आ गया बच्चे, उसी के ही इक्वलेंस इतना मास एक्स्ट्रा आ गया उसके अंदर। तो लिख लो, बाइंडिंग एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस against its nuclear force into constituents nucleons. Binding energy is the minimum energy required to break the nucleus against its nuclear force nuclear force into constituent nucleons. ठीक है? सेम इनका उल्टा प्रोसेस भी हो सकता है। कैसे? मान के चलो कि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स है। ठीक है? ये है न्यूक्लियॉन्स है। अगर न्यूक्लियॉन्स आपस में न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करते हैं तो इनका मास लूज डाउन नहीं होगा। देखो, मास कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? मास कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। तो कम होने से क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा। सर में आ गया बच्चों? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो लिख लो, इफ nucleus is formed if nucleus is formed from constituent nucleons if nucleus is formed from constituent nucleons, then same amount of energy will be liberated. Same amount of energy will be liberated. That energy will be equal to binding energy of nucleons. No, sorry, binding energy of nucleus. That energy will be equal to binding energy of nucleus. ठीक है? तो जैसा मैंने बताया कि जब न्यूक्लियॉन्स आपस में न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करेंगे तो मास कम हो जाएगा। मास कम हो जाएगा मतलब कि एनर्जी क्या करेगा बच्चों? रिलीज कर देगा। एनर्जी रिलीज कर देगा, है ना? ये होता है। एक इसमें छोटा सा फैक्टर और होता है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियॉन्स। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। वो क्या कहता है कि वो कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय ए। इसके होता है। तो जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय ए होगी उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस होगा। तो जब भी बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय ए मतलब कि मास नंबर कम होने लग जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। और जब आपको पता है जैसे ही अनस्टेबल होगा तो क्या करेगा? वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो स्टेबल कैसे होगा? या तो स्मॉल स्मॉल पार्ट में टूट जाएगा या तो बड़ा पार्ट बन जाएगा। वो डिपेंड करेगा, आगे जाके हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। समझ में आ गया? तो बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होगा बच्चों? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। लिख लिया बच्चों यहां तक? Yes, sir. अब क्वेश्चन करते हैं। देखो, अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। लिखो, फॉर फॉर हीलियम न्यूक्लियस
for helium nucleus, find mass defect, binding energy and binding energy पर एट मास नंबर, ये निकालना। ठीक है, ये निकालना। तो देखो, वैसे तो हम हीलियम का डिस्कस भी कर चुके थे, हमने देखा था हीलियम को रिप्रेजेंट करते हैं 2 4 से, है ना। ठीक है, इसमें गिवन क्या क्या है, गिवन है, लिख लो। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम गिवन है 4.0026 AMU। ये है एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, ध्यान सुन लो। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1.007826, यहाँ पे 00 लगा दो, 26 AMU। अब है मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो गिवन है 1.008665 AMU। ये गिवन है बच्चों, ये गिवन है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे सर, सबसे पहले तो हम चेंज इन मास निकालेंगे, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो चेंज इन मास होता है वही बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो मैं चेंज इन मास निकालना पड़ेगा ना, उसके बाद जाके बाइंडिंग एनर्जी में निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं चेंज इन मास निकालूंगा। सर चेंज इन मास कैसे निकालते, याद करो। चेंज इन मास था सर मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, बस। तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे निकालेंगे बच्चों, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालेंगे सर, कितने कितने हैं सर, 2 नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, 2 नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ, छोटा मास है तो मास ऑफ न्यूक्लियस है। सर मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस तो नहीं गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है। तो मैंने उसको बताया था कैसे लिखना है सर, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम माइनस कितने हैं सर, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सन में आ गए बच्चे, क्या ये सन में आ गया अच्छे से, यस और नो। Yes, sir. अब सर क्या मेरे को मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, नहीं, मास ऑफ न्यूट्रॉन तो गिवन है, ये तो गिवन है सर, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था सर, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है, तो मैं क्या लिखूंगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दूं तो मेरे को मास ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा। ये तो एज इट इज सेम आएगा। तो देखो दोबारा सेम, ये कटा, डायरेक्टली भी लिख सकता था, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन हो गई। तो वैल्यू डाल दो, हाइड्रोजन का है 2 × 1.007826, कैलकुलेशन आराम से करनी है। 8665 माइनस के 4.002600, कैलकुलेट करोगे तो 0.0 AMU में आ रही है सारी, 0.03038, बल्कि इतने भी ठीक है, 0.03 AMU आ गए। और मैंने बोला था कि जितना मास डिफेक्ट चेंज हुआ है न्यूक्लियस का न्यूक्लियस में या न्यूक्लियस का न्यूक्लियस में, वो किसके इक्विवेलेंस होगा बच्चों, एनर्जी के इक्विवेलेंस होगा, एनर्जी मास इक्विवेलेंस है। तो मैं वहां से बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकता हूँ। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी देखो सर, बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे डेल एम इंटू सी स्क्वायर। सर मुझे याद है कि 1 MU की मुझे वैल्यू याद आ रही है, मुझे कहीं ना कहीं से 1 MU की वैल्यू याद आ रही है, वो थी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपने निकाली थी। कितना है इस बार, 0.03 ले लो, बस बहुत है, क्या ही करना है, 0.03 ले लिया। एक मिनट देखना कैलकुलेशन, 0.03 ले लिया, ठीक है। 0.02 की मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों लगभग आएगा 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन। बस खत्म क्वेश्चन।
तीसरा पार्ट तो सिंपल है, तीसरा पार्ट क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय ए, कितना है 4 है इसका, तो 28.3 डिवाइड बाय 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आ गया 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ जी, क्लियर, सभी को क्लियर हो गया? यस और नो बच्चों? ठीक है, क्लियर हो गए सभी को? Yes, sir. एक और करते हैं, लिखो सेम चीज, सेम निकालना है फॉर आयरन। आयरन की वैल्यू गिवन है 2656, ठीक है। लिखो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एफ ई गिवन है 55.9349 AMU। अब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तो आपने लिखा ही था 1.007826 AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी आपने लिखा था, कितना था, 1.008665 AMU। वही सेम चीज निकालनी है डेल एम। मेरे ख्याल से डेल एम अब मैं थोड़ा जल्दी निकाल सकता हूँ, कैसे? जेड मास ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन वाले खत्म हो जाएंगे, ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ एटम, एटम बस। जेड कितने बच्चे इसमें 26 mH, ये है 30 mn माइनस MFE, सब गिवन, MFE ये रहा, MN ये रहा, MH ये रहा। सारी वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और वैल्यू आएगी लगभग लगभग 5284 AMU के आसपास। मैंने कहा जितना मास डिफेक्ट हो रहा उतनी ही एनर्जी वो लीज करेगा या गेन करेगा। तो बी कितना आ जाएगा बच्चे, डेल एम सी स्क्वायर, एक AMU की पता है, तो 5284 इंटू 931.5 ए सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी लगभग इसकी हाफ के आसपास, तो 492.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट एटॉम मास नंबर कितनी आएगी, 492.29 डिवाइडेड बाय 56। 56 से तो लगभग लगभग इसकी वैल्यू 1 से तो ज़्यादा है, 56 560 में से तो 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन। पहले में कितनी आ रही थी 7, इसमें आ रही है 9, 8 पॉइंट समथिंग। कौन ज़्यादा स्टेबल है, आयरन ज़्यादा स्टेबल है कि हीलियम ज़्यादा स्टेबल है बच्चों? कौन ज़्यादा स्टेबल है? स्टेबल क्या पता था, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल है। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है बच्चों, आयरन ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर हो गए सभी को? Yes, sir. ठीक है, एक और करते हैं फिर बस, लास्ट ले लिया, एक कार्बन ले लिया बच्चों, कार्बन ले लिया 6C12, 6C12 लिया है। इस बार बच्चे हाइड्रोजन एटम का मास गिवन है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है कितना, 1.007826, वो तो पहले से गिवन था। और मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है 1.008665 AMU। इस बार मास ऑफ कार्बन एटम गिवन नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्स जब निकाली गई वैल्यू साइंटिस्ट के थ्रू, तो उन्होंने बोला कि एक MU किसके बराबर होता है बच्चों, 1/12 ऑफ
एटॉमिक मास ऑफ कार्बन पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन होता है। इसका मतलब कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कैपिटल एल में लिख रहा हूँ, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना हो गया, 12th, 1/12, तो 12 ऑफ AMU बन गया, 12 AMU। क्लियर है, यस और नो? तो 12 आ गया इसका आंसर। तो बस सारी वैल्यू फिर से पुट करनी है। तो डेल एम की वैल्यू लगभग लगभग आती है बच्चे इसके 0.098 AMU। तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी निकल के आती है वो आती है ओनली 92.16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाइंडिंग एनर्जी पॉइंट ए आती है बच्चे इसकी 92.16 डिवाइड बाय 12, जो कि आएगी 12 × 8 = 84, सॉरी 7 × 84, 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा कि सबसे ही ज्यादा, वैसे सबसे ज्यादा अमंग ऑल द एलिमेंट्स आयरन की सबसे ज्यादा, मैंने निकाल भी दिए वैसे, सबसे ज्यादा किसकी होती है बच्चों, आयरन एटम की होती है। कितनी निकाली थी हमने आयरन की, 8.7, माइनस को 8.8 मान के चलो, 8.8 के आसपास है। तो बस 2 मिनट और रुक जाओ, तो ये बताना है लास्ट में, यहीं से देखो हमारा असली पार्ट न्यूक्लियस का स्टार्ट होगा। तो हमने क्या देखा कि जो एटम है ना, जो हमने आयरन मान लिया, मान के चलो एटॉमिक सॉरी मास नंबर है, इसमें भी 56 पे निकल रहा है। तो 56 पे वैल्यू बच्चों ज़्यादा आती है, बाकी वैल्यू कम ही रहती है। और उस 56 पे हमने देखा था कि लगभग लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। यही सबसे ज़्यादा क्या है, हाईली स्टेबल है। यही क्या है बच्चों, सबसे ज़्यादा हाईली स्टेबल। तो जो आयरन है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस होता है इसका, ठीक है। इसके नियर बाय भी सर स्टेबल तो रहेंगे ना, इसके आसपास वाले, तो मान के चलो आसपास वाले बच्चे इस रीजन तक थोड़े हाईली स्टेबल होंगे बच्चे, ये वाले हाईली स्टेबल न्यूक्लियस होंगे, हाईली स्टेबल होंगे। तो मान के चलो, ध्यान से सुनो, अगर कोई न्यूक्लियस जिसकी बाइंडिंग एनर्जी प्लेनेट ए यहाँ के आसपास है, तो क्या बन जाएगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्या करने की कोशिश करेगा, अनस्टेबल कोशिश करेगा कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए। और स्टेबिलिटी की तरफ कैसे जा सकता है, उसको अपने न्यूक्लियस का साइज बढ़ाना पड़ेगा, जिसका मतलब इसको आपस में क्या करना पड़ेगा बच्चों, फ्यूज करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को अनस्टेबल को स्टेबल बनाने के लिए, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट ए छोटा है, तो यहाँ पे प्रोसेस कौन सी होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन होगी, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा है, एटॉमिक नंबर क्यों बोल रहा हूँ, एटॉमिक मास नंबर बड़ा है, मास नंबर बड़ा है, वो भी अनस्टेबल है। वो अनस्टेबल है तो वो क्या करेगा, ज्यादा, मैं तो बोलूंगा ज्यादा ही बड़ा, ज्यादा बड़ा है तो क्या करने की कोशिश करेगा, सिर्फ अपने न्यूक्लियस को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, तो मतलब तोड़ेगा। तोड़ेगा तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी बच्चों तोड़ने के लिए, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो? क्लियर है, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. पॉइंट लिख लो, 2 3 लिखो। पहला पॉइंट, आयरन इज मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। आयरन का भी कौन सा, 26 Fe56 इज मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो, नियर बाय टू आयरन आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू, नियर बाय टू आयरन आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू लाइटर एंड हैवियर न्यूक्लियर, एज कंपेयर टू लाइटर एंड हैवियर न्यूक्लियर। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो, very lighter nuclei may combine
very lighter nuclei may combine and merge to form a bigger nucleus having more binding energy to mass number, having more binding energy to mass number, and hence become more stable. And hence become more stable. That process is known as nuclear fusion. That process is known as nuclear fusion. Last point लिखो. A very heavy nucleus may disintegrate. A very heavy nucleus may disintegrate and break into lighter nuclei. And break into lighter nuclei to have more binding energy to mass number ratio, and hence become more stable. That process is known as nuclear fission. क्लियर हो गया बच्चों यहां तक सभी को? क्लियर एवरीवन? Yes, sir.